Hello everyone, welcome to English language class. This is Priyanshu and today in this video I'm going to discuss functional grammar of ICSE board class including tenses, fill in the blanks with appropriate words, that means the prepositions, and then join the sentences without using and, but, or so, and then last is rewrite the sentences according to the instructions given after each. Okay, so, without wasting much time, let's begin the explanation along with the solution. Okay. Now let's see फंक्शनल ग्रामर में सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या मिलता है, एक पैराग्राफ मिलता है पार्ट ए के फॉर्म में जो कि 4 मार्क्स का होता है. एंड इस पैराग्राफ को आपको क्या करना होता है, एक शॉर्ट स्टोरी होती है ये, तो इसको आपको एक बार रफ रीडिंग कर लेना होता है कि क्या दिया हुआ है, कौन सी कैसी स्टोरी है और किस टेंस में दी हुई है, एक रफ आइडिया हमें लग जाता है. ठीक है. अब जैसे आपने रीड करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल नेपोलियन वॉज डैश ब्रैकेट में दिया है इन्वॉल्व इन अ कॉन्वर्सेशन विद अ कर्नल ऑफ अ हंगेरियन बटालियन हु डैश टेक प्रिजनर इन इटली. ठीक है. अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने तो अभी बस एक दो लाइन्स रीड की हैं, एक लाइन रीड किया, आपको क्या करना है, आपको पूरा एक रफ आइडिया लेने के लिए रीड करना होगा पूरा पैराग्राफ. ओके. एंड देन आपको अपना यहाँ पे देखना है कि ये जो वर्ब्स दिए हुए हैं आप लोगों को, वो आपको किस टेंस के अकॉर्डिंग लिखना है. ठीक है. अब जैसे नेपोलियन वॉज इन्वॉल्व आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा. ठीक है. सिंपल पास्ट टेंस. सो नेपोलियन वॉज इन्वॉल्व इन अ कॉन्वर्सेशन हो जाएगा. किसके साथ वो बात कर रहा था, सो विद अ कर्नल ऑफ अ हंगेरियन बटालियन हु डैश ब्रैकेट में है टेक प्रिजनर इन इटली. अब एक ऐसे कर्नल के साथ नेपोलियन बात कर रहा था जिसको एज अ प्रिजनर इटली ले जाया गया था. ठीक है. सो ये चीज़ अब हमें यहाँ पे समझ में आ गई उसको रीड करके. अब हम यहाँ पे इजीली क्या करेंगे, उसको लिख सकते हैं. तो यहाँ पे पास्ट टेंस तो है, ये हमें पता है, लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा, जिसको ले जाया गया था, दैट मीन्स हैड बीन टेकन हो जाएगा. यहाँ पे हैड बीन यानी कि पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और टेकन मतलब उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद जिसको ले जाया गया था उस कर्नल के साथ वो क्या कर रहा था, नेपोलियन अभी बात कर रहा था. The colonel mentioned that he dash fight in the army of Maria Theresa. Okay. अब कर्नल ने अपने बारे में कुछ बताया, उसने बताया कि भाई वो किसके साथ फाइट किया था जब उसको ले जाया गया था एज अ प्रिजनर इन इटली. सो यहाँ पे ये भी यानी कि पास्ट की बात वो बता रहा है, जो हो चुका है ऑलरेडी वही अपने बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा द कर्नल मेंशन दैट ही हैड फॉट इन द आर्मी ऑफ मारिया थीरिसा. ओके. हैड फॉट हो जाएगा यहाँ पे आंसर. ठीक है. And then you must have a few years under your belt dash ब्रैकेट में है एक्सक्लेम नेपोलियन. अब देखिए नेपोलियन जैसे उसने एक बार सुना कि भाई मारिया थेरेसा के साथ जब वो फाइट कर रहा था उनकी आर्मी के साथ, तब उसको एज अ प्रिजनर इटली ले जाया गया था, तो वो एकदम से एक्सक्लेम करता है, यानी कि उसकी इनफ फीलिंग्स यहाँ पे तुरंत पता चलती हैं. कहता है ओ दैट मीन्स यू मस्ट हैव अ फ्यू ईयर्स अंडर योर बेल्ट. तो जैसे ही वो ये बात बोलता है वो उस चीज़ को एक्चुअली एक्सक्लेम करता है. ठीक है. उसके फीलिंग्स पता चल रही हैं, जो सडन फीलिंग्स हैं. सो ये एक्सक्लेम्ड वही थर्ड फॉर्म में आ जाए, मतलब सॉरी पास्ट टेंस में आ जाएगा, तो एक्सक्लेम्ड हो जाएगा कि उसने ऐसा एक्सक्लेम किया था. आई एम श्योर आई हैव लिव्ड 60 or 70 years, रिप्लाइड द कर्नल. अब यहाँ पे भी रिप्लाइड आ जाएगा कि हाँ फिर उसने ये जवाब दिया था. ठीक है. उसने क्या जवाब दिया, हाँ शायद मैं 60 या 70 ईयर्स वहाँ पे रहा था एज अ प्रिजनर. You mean to say, Napoleon continued, you dash not keep track of the years you dash live. Okay. अब जैसे उसने बोला हाँ अप्रॉक्स 60 और 70 ईयर्स में वहाँ पे रहा था, तो इस बात के लिए क्या होता है कि नेपोलियन उसको बोलता है कि अच्छा आपके कहने का मतलब क्या, आपने अपने जितने भी साल वहाँ पे स्पेंड किए उसका कोई भी ट्रैक नहीं रखा आपने. सो ये भी क्या हो जाएगा, ये क्योंकि डायरेक्ट टेंस में दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, हैव नॉट केप्ट. ठीक है. सो हैव यहाँ पे इसलिए आ जाएगा कि जहाँ पे डायरेक्ट टेंस है, इन्वर्टेड कॉमर्स है, अगर इन्वर्टेड कॉमर्स ना होते तो यहाँ पे डायरेक्टली केप्ट भी आ सकता था, यू डिडंट केप्ट या इस टाइप से. सो यहाँ पे इसीलिए इन्वर्टेड कॉमर्स की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है और इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे यू हैव नॉट केप्ट. ठीक है. यू के साथ हैव आएगा, हैज़ आता नहीं है क्योंकि, सो इसीलिए यू हैव नॉट केप्ट. केप्ट मतलब थर्ड फॉर्म में चला जाएगा वो. ठीक है. द ईयर्स यू हैव लिव्ड हो जाएगा यहाँ पे भी. अब हैव उधर लगाया है तो हैव यहाँ पे भी आएगा और लिव्ड हो जाएगा वो पास. ठीक है. जैसे आपने वो केप्ट किया वैसे लिव्ड हो जाएगा यहाँ पे. फिर क्या होता है, फिर दिया द कर्नल प्रॉम्प्टली रिप्लाइड सर
I always count my money, my shirts and my horses, but as for my ears, I know nobody who wants to steal them, and I shall surely never lose them. अब वो कहता है सर देखिए मैं अपने पैसों का, शर्ट्स का, हॉर्सेस का, इन सब का तो रखता हूँ पूरा हिसाब, लेकिन मैं अपने ईयर्स का नहीं कभी हिसाब रखता, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि कोई भी जना मेरे उन ईयर्स को जो मैंने स्पेंड किए एज अ प्रिजनर वो चुराना कोई नहीं चाहेगा. सो ही नो वन वॉन्ट्स टू स्टील देम हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है, वॉन्ट्स टू स्टील हो जाएगा यहाँ पे. सो कि कोई नहीं चाहेगा, ठीक है. ये चीज़ उसने अभी यहाँ पे क्या किया है कि एज अ फर्स्ट फॉर्म में ही बोला है, तो हम यहाँ पे इसको पास्ट टेंस में नहीं लिखेंगे, स्टील्ड नहीं लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स लगा हुआ है ना, इसीलिए डायरेक्ट स्पीच है. तो वॉन्ट्स दिया हुआ है, जैसे जब भी कभी भी ऐसे रेगुलर फॉर्म में दिया रहता है ना, जो आपका वर्ब होता है, तो आप उसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म ही आता है हमेशा, तो इसीलिए टू स्टील हो जाएगा. और टू के साथ वैसे भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है वर्ब का. सो ये हमारी शॉर्ट स्टोरी हो गई. अब जब आप एक बार अपने आंसर्स इसमें लिख लेंगे तो आप अपने आंसर्स को के साथ में क्या करिएगा, उस पैराग्राफ को दोबारा से रीड करिएगा. सो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने जो भी आंसर लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है. एंड देन सेकेंड पार्ट, फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स. अब इसमें फर्स्ट दिया हुआ है नैन्सी हैज़ नॉट मेट हर मदर डैश में, ठीक है. अब मे से अभी तक नैन्सी अपनी मदर से नहीं मिली है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस, क्योंकि पास्ट की कोई चीज़ जो अभी भी कंटिन्यू कर रही है उसमें हमेशा क्या आता है, सिंस आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस. नेक्स्ट है द वर्ड मदर सैड डैश हर चाइल्ड ऑल नाइट. सॉरी, लिखा है द वर्ड मदर सैड बिसाइड आ जाएगा. अब यहाँ पे कि जैसे जो मदर थी वो अपने बच्चे की तबीयत को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वरिड थी, एंग्शियस थी, इसी वजह से वो क्या करती है, उसके बगल में पूरी रात बैठी रहती है उसके ख्याल रखने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए. सो इसीलिए यहाँ पे बिसाइड आ जाएगा कि बगल में बैठी रहती है, ठीक है, बाय द साइड ऑफ. एंड देन इफ थर्ड वन इज इफ यू लुक डैश द फील्ड यू विल सी अ टेम्पल, ठीक है. अब ये वाला क्या होता है कि अब एक पार से दूसरे पार अगर कभी देखने की बात आती है तो हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, अक्रॉस लिखते हैं. सो यहाँ पे आ जाएगा इफ यू लुक अक्रॉस द फील्ड यू विल सी अ टेम्पल, ठीक है, कि अगर आप यहाँ से उधर इसके अक्रॉस देखोगे फील्ड्स के, तो यहाँ आपको क्या दिखेगा, एक टेम्पल दिखेगा. नेक्स्ट है ज्योति जम्प्ड डैश जॉय व्हेन शी सॉ हर रिपोर्ट कार्ड, ठीक है. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद जॉय आ जाएगा. क्यों, क्योंकि वो खुशी से कूद पड़ी, ठीक है, इतनी ज़्यादा खुशी उसको हुई कि उसके साथ खुशी की वजह से वो क्या हुई, कूद गई, ठीक है, खुशी से कूद गई. सो इसीलिए जम्प्ड विद आ जाएगा जॉय, जैसे उसने अपना रिपोर्ट कार्ड देखा. अमित हैज़ ऑलवेज बीन गुड डैश ड्राइंग. अब यहाँ पे क्या आएगा, एट आएगा. कई बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, गुड इन ड्राइंग लिख देते हैं, वो एक्चुअली गलत होता है क्योंकि वो बिहेवियर के लिए यूज़ किया जाता है, गुड इन, पुअर इन, ठीक है. और यहाँ पे स्किल की बात हो रही है, टैलेंट की बात हो रही है, हुनर की बात हो रही है, सो इसीलिए यहाँ पे गुड एट ड्राइंग आ जाएगा, ठीक है. फिर उसके बाद गुड एट, पुअर एट, इस टाइप से. नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज वी वॉकड एंड वॉकड डैश वी रीच द टेम्पल. इट्स वेरी ईजी. हमने तब तक वॉक किया जब तक कि हम टेम्पल नहीं पहुंच गए, सो अंटिल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. वी वॉकड एंड वॉकड अंटिल वी रीच द टेम्पल. नेक्स्ट है ही रिफ्रेन्ड डैश गिविंग हिज ओपिनियन. रिफ्रेन्ड, सबसे पहले रिफ्रेन्ड का मीनिंग क्या होता है, एक बार आपको मीनिंग पता चल जाए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है सॉल्व करना, क्योंकि आपको सेंस समझ में आ जाता है कि किस सेंस में वो बोला जा रहा है. तो रिफ्रेन का मीनिंग होता है अपने आप को रोकना कुछ काम करने से या किसी काम को करने से अवॉइड करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिफ्रेन. और ऐसे वाले केस में जब भी कभी रोकने वाला सेंस आता है हमेशा फ्रॉम आता है. सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ही रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग हिज ओपिनियन. अपनी ओपिनियन देने से उसने क्या किया, अपने आप को रोका या फिर उसने अवॉइड किया, ठीक है, अपनी ओपिनियन देना. सो आप जब भी कभी रिफ्रेन वर्ड देखिएगा प्रीपोजिशंस में, आप हमेशा उसके साथ में फ्रॉम ही लगाइएगा. या जब भी किसी ऐसे वर्ड के साथ मतलब फ्रॉम आता है जिसका जो मीनिंग होता है वो रोकने वाला या इग्नोर करने वाला या अवॉइड करने वाला होता है, ठीक. नाउ लास्ट वन, द कैट जम्प्ड डैश द चेयर टू चेज अ रैट. अब देखिए जब कभी भी इस टाइप से आता है ना, कैट जम्प्ड, अब जम्प्ड अपॉन द चेयर, जम्प्ड ओवर द चेयर, ठीक है, इस टाइप से आएगा आपका आंसर. सो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है कि मोशन में है क्योंकि वो, तो इसीलिए आप अपना अपॉन द चेयर लिख सकते हो, अपॉन द टेबल लिख सकते हो या ओवर द चेयर लिख सकते हो. इस टाइप से वो दोनों करेक्ट जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट क्या है, जॉइन द सेंटेंसेस टू मेक वन कंप्लीट सेंटेंस विदाउट यूजिंग। ये ध्यान रखिएगा कि आपको एक कंप्लीट सेंटेंस तो बनाना है दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके, लेकिन एंड बट सो ये तीन कंजक्शंस आप यूज़ नहीं कर सकते हो। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दैट इज दैट रोड इज नैरो फुल स्टॉप द बस कैन नॉट गो देयर। ठीक है, अब जैसे वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रोड जो थी वो इतनी पतली थी और बताया जा रहा है कि बस वहाँ नहीं जा सकती। सो आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दिया भी हुआ है, दैट रोड इज़ नॉट ब्रॉड इनफ फॉर द बस टू गो देयर। ठीक है, वो उतनी चौड़ी नहीं थी रोड कि वहाँ पे बस जा सकती। ठीक है, या फिर दैट रोड इज़ टू नैरो फॉर द बस टू गो देयर, वो भी एक करेक्ट है। TOO और टू जो होता है वो नेगेटिव सेंस ही होता है, तो वो भी आप अगर नैरो वर्ड ही यूज़ करना चाह रहे हो तो आप वैसे लिख लीजिएगा, अदरवाइज आपका ये वाला भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज गिवन, दिया हुआ है आई वॉज इन माई गार्डन आई शाउटेड एट अनु। ओके, अब दिया हुआ है कि आई वॉज इन माई गार्डन फुल स्टॉप आई शाउटेड एट अनु। तो अब इसमें भी क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई शाउटेड एट अनु फ्रॉम माई गार्डन। ठीक है, मैंने अपने गार्डन से आवाज़ लगाई अनु को। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि फ्रॉम माई गार्डन लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये लिखना चाहते हो कि उसके ऊपर चिल्लाए, वैसे वहाँ पे वो वाला सेंस है नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं उसके लिए, सो आप वो मत लिखिएगा। आपको सीधे यहाँ पे ये वाला सेंस लगाना है कि हमने उसको आवाज़ लगाई। ठीक है, सो आई शाउटेड एट अनु फ्रॉम माई गार्डन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शी टुक द मेडिसिन फुल स्टॉप शी फेल्ट बेटर। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मेडिसिन लेने के बाद से उसको बेटर फील हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा आफ्टर लगाइएगा, ना कि व्हेन या फिर एज सुन एज, वो इसमें करेक्ट नहीं उतना जाएगा। बाकी स्टेटमेंट्स में वो सही जाता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पास्ट टेंस हो गया है, फेल्ट हो गया है, सो इसीलिए आफ्टर, मेडिसिन लेने के बाद से। ठीक है, सो आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन कॉमा शी फेल्ट बेटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, आई ट्रूली अप्रिशिएट देम फुल स्टॉप दे हैव बीन सो हॉस्पिटेबल। सबसे पहले हॉस्पिटेबल का मीनिंग क्या होता है? हॉस्पिटेबल का मीनिंग होता है मेहमान नवाजी करना, यानी कि बीइंग फ्रेंडली विद द गेस्ट और वेलकमिंग टू द गेस्ट और द विजिटर्स। ओके, सो अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आई ट्रूली अप्रिशिएट देम। ठीक है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ सच में। क्यों? क्योंकि दे हैव बीन सो हॉस्पिटेबल, कि उन्होंने इतने अच्छे से हम लोगों का वेलकम किया। सो इसको अब हमें ज्वाइन करना है, तो ये नॉर्मल है, बहुत ईजी है। आई ट्रूली अप्रिशिएट देम फॉर बीइंग सो हॉस्पिटेबल। ठीक है, BEING, तो ये हो जाएगा फॉर बीइंग सो हॉस्पिटेबल। ठीक है, कि वो इतने हॉस्पिटेबल थे इसीलिए हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है उसके लिए सॉरी। नाउ नेक्स्ट इज, ही इज़ अ गुड राइटर फुल स्टॉप ही हैज़ नेवर पब्लिश्ड अ बुक। अब ये जो क्या है, कॉन्ट्रास्ट वाला है। जब भी कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं कोई दो सेंटेंसेस आपस में, तो उसमें हमेशा हमने बताया था कि ऑल दो, येट, इस टाइप की चीज़ें आती हैं, या फिर दो आता है। तो वैसे ही, या इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, वट एवर द सूटेबल वन इज़ देयर, आप वो लिख सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्रोडिक्ट करने वाले स्टेटमेंट्स में ये सभी यूज़ हो जाते हैं। सो अब यहाँ पे सबसे ईजी ये हो जाएगा कि ऑल दो ही इज़ अ गुड राइटर, जबकि वो देखो एक गुड राइटर है, कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑल दो के साथ कॉमा हमेशा आएगा। सो कॉमा ही हैज़ नेवर पब्लिश्ड अ बुक, जबकि वो एक गुड राइटर है, बहुत ही अच्छा मतलब लेखक है, लेकिन फिर भी उसने कभी कोई अपनी बुक नहीं पब्लिश की। ठीक है, सो ऑल्दो इज अ गुड राइटर कॉमा ही हैज़ नेवर पब्लिश अ बुक, ये हो जाएगा। उसके बाद अब रीराइट द सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस करते हैं। तो रीराइट द सेंटेंसेस में फर्स्ट जो दिया हुआ है आपको वो है, पहले तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नो बडी हैज़ बिहेव विद अस लाइक दिस, बिगिन करना है नेवर से। ठीक है, अब अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको कोई एग्जाम्पल दिया रहता है किसी भी बुक में, आप उसको भी प्रैक्टिस कर लिया करिए, क्योंकि नो वन नो उस टाइप का भी आ सकता है। ठीक है, नो वन नोज दैट, ऐसा भी कुछ आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आई मीन टू से। नाउ नेक्स्ट इज, अच्छा ये एग्जाम्पल हम देख रहे थे, तो इसमें लिखा है नो बडी हैज़ बिहेव विद अस लाइक दिस, बिगिन करना है नेवर से। अब पहले इसको सबको, जो भी आपको स्टेटमेंट्स मिलते हैं ना, चाहे वो आपके प्रिपोजिशंस में हो, चाहे टेंसेस में हो, चाहे जॉइन द सेंटेंस में हो, या रीराइट्स में हो, आपको पहले क्या करना है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, उसकी मीनिंग, उसका सेंस समझने के लिए। फिर उसके बाद आपको उसे ट्रांसफॉर्म करना है या ज्वाइन करना है। सो यहाँ पे दिया हुआ है नेवर से बिगिन करना है। सो कह रहा है कि किसी ने आज तक सॉरी ऐसे बिहेव नहीं किया जैसा कि उसने हमारे साथ किया है। ठीक है, नोबडी हैज़ बिहेव विद अस लाइक दिस। ठीक है,
सो नेवर से बिगिन करना है, सो नेवर, और टेंस वही रखना है तो हैज़ रहेगा। सो नेवर हैज़ एनीबडी हो जाएगा, ठीक है, किसी ने भी। सो यहाँ पे हो जाएगा नेवर हैज़ एनीबडी बिहेव विद अस लाइक दिस, ठीक है, बस इतना सा है, बस जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे नेवर वर्ड यूज़ कर दिया ना, तो इसीलिए हम बस नोबडी का एनीबडी कर लेंगे, ये याद रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है, शी स्माइल्ड वार्मली एंड शुक रेनूज हैंड, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि उसने वार्मली स्माइल किया और रेनू के हैंड को शुक किया, मतलब हेलो किया। सो बिगिन करना है यहाँ पे स्माइलिंग से। अब जब स्माइलिंग से बिगिन करना है तो आपको बहुत ही अच्छे से देखना होगा कि यहाँ पे आपको स्माइलिंग बिगनिंग में ही सेंटेंस के यूज़ करना है। सो स्माइलिंग वार्मली कॉमा शी शुक रेनूज हैंड, ये लिखना होगा आपको कि एकदम फ्रेंडली स्माइल करते हुए वो क्या कर रही थी, उसने रेनू का हैंड शुक किया, यानी कि उससे हलो किया। स्माइल करते हुए उसने क्या किया, रेनू से हलो किया। सो स्माइलिंग वार्मली कॉमा शी शुक रेनूज हैंड, ऐसे आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है, दैट ब्रिज इज सो लो दैट द ट्रक्स कैन नॉट गो अंडर, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ हो जाएगी जैसा हमने अभी जॉइन द सेंटेंस के एग्जाम्पल में किया था। सो अब नेगेटिव वाला मैंने बताया TOO यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा दैट ब्रिज इज़ टू लो फॉर द ट्रक्स टू गो अंडर, ठीक है। कि वो जो ब्रिज है वो इतना लो है कि मतलब इतना नीचे है कि वो ट्रक्स उसके अंदर नहीं जा सकते, इतने ऊंचे ऊंचे। सो टू और टू का यूज़ करना पड़ेगा, और किसके लिए, यानी कि फॉर करके वो चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी कि फॉर द ट्रक्स, ठीक है। सो टू और टू जब भी यूज़ करते हैं तो उसका नेगेटिव मीनिंग ये होता है कि वो इतना लो है, इतना नीचे है कि वहाँ पे वो ट्रक्स नहीं जा सकते उसके अंडर, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग फॉर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन से टायरिंग। अब दिया हुआ है कि ट्रेनिंग जो होती है ना स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स की, वो बहुत ही थकान देने वाली होती है, तो ठीक है, इसमें बिगिन करना है इट से। सो वेरी इजी, इट इज़ टायरिंग टू ट्रेन फॉर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। अब हम भी लिख देंगे कि ये बहुत ही टायरिंग वर्क होता है अपने आप को ट्रेन करना स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स के लिए, ठीक है। सो इट इज़ टायरिंग टू ट्रेन फॉर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, टू के साथ मैंने बताया था ना फर्स्ट फॉर्म हमेशा रहता है वर्ब का, तो यहाँ पे टू ट्रेन हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी टेंसेस में किया था टू स्टील करके, ठीक है, वांट्स टू स्टील। नेक्स्ट है आपका, ही इज़ द ओनली एक्टर फिट फॉर द रोल, ठीक है। अब बिगिन करना है नो अदर एक्टर से। सो यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको पॉजिटिव डिग्री में करना है, तो नो अदर एक्टर बट ही इज़ फिट फॉर द रोल, ठीक है। आपको ऐसे करके यहाँ पे लिखना है कि कोई भी एक्टर नहीं, लेकिन वो जो है वो फिट है इस रोल के लिए। सो नो अदर एक्टर बट ही इज़ फिट फॉर द रोल, ऐसे करके आप यहाँ पे आंसर अपना लिख सकते हो। अगर आपको इसको प्रॉपर अगर पॉजिटिव डिग्री में रूल के साथ करना है तो वो भी आप कर सकते हो, इसको इस तरह से लिख सकते हो, नो अदर एक्टर फॉर द रोल इज़ एज फिट एज हिम, ठीक है, या एज फिट एज ही, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। बट आई गेस वो आप अवॉइड करिएगा इसमें, क्योंकि फॉर द रोल या तो आप लास्ट में लिखिए, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे क्या करिए आप बट करके इसको बना सकते हैं सेंटेंस को, ठीक है। तो नो अदर एक्टर बट ही इज़ फिट फॉर द रोल, ठीक है। नेक्स्ट वन, माई ग्रैंडफादर सेज comma inverted comma begin my generation used to walk to school full stop inverted comma close, यानी कि ये आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है और आपसे कह रहा है, वो भी असर्टिव सेंटेंस की, और आपसे कह रहा है कि बिगिन करना है माई ग्रैंडफादर से, तो ठीक है। अब जैसे सेज दिया है तो सेज दैट हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस में, अगर सेड होता है तो सेड दैट होता है, सेज है तो सेज दैट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस मतलब जिसमें बस एक फैक्ट बताया जाता है, तो इसमें बस ग्रैंडफादर ने एक बात बताई है। सो माई ग्रैंडफादर सेज दैट हिज जनरेशन यूज टू वॉक टू स्कूल, ठीक है, यूज टू वॉक टू स्कूल। अब ये जो माई जनरेशन है, बस माई जो है ना वो हिज में चेंज हो जाएगा कि मेरे ग्रैंडफादर ने कहा कि उनकी जनरेशन, बस बाकी क्योंकि वो एक मतलब फैक्ट है उसको बदला नहीं जा सकता, तो इसीलिए वो चीज़ एकदम सेम टू सेम रहेगी, ठीक, बस माई का हिज हो जाएगा। नेक्स्ट है अपेरेंटली देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, ठीक है। अब इसको आपको बिगिन करना है इट, सो इट अपीयर्स दैट देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, ठीक है। बस अब हमें भी क्या लिखना है कि हाँ ऐसा अपीयर हुआ, ऐसा लगा कि एज इफ वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया हो, तो आपको कैसे लिखना है, इट अपीयर्स दैट देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, ओके। नेक्स्ट वन, नो वन एल्स फेयर्ड सो बैडली एज शी डिड इन द एग्जाम। फेयर्ड का मीनिंग होता है यहाँ पे परफॉर्म करना, ठीक है, कोई भी चीज़। सो उसने क्या किया है, बहुत ही बुरा मतलब परफॉर्म किया है एग्जाम में, तो हमको यहाँ पे शी फेयर्ड से बिगिन करना है। सो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे शी फेयर्ड द वर्स्ट इन द एग्जाम, ठीक है, सुपरलेटिव बना देंगे, तो वही हो गया कि सब में से सबसे खराब उसी ने किया। सो शी फेयर्ड द वर्स्ट इन द एग्जाम। लास्ट वन, यू लेफ्ट द गैस ऑन डिडंट यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब जब आपको ऐसे क्वेश्चन टैग दिया होता है, सो आपको क्या करना है,
आपको भी इसको ऐसे बना देना है कि यू डिडंट लीव द गैस ऑन कॉमा डिड यू, ठीक है, इस टाइप से आपको इसे मेंशन करना होगा। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे क्वेश्चन टैग्स वगैरह क्लास 8th में या 7th में। सो एकदम वैसे ही इसको यहाँ पे करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा कि यू डिडंट, यहाँ पे नेगेटिव पहले ही आ जाता है, ठीक है, ऐसे केस में। सो यू डिडंट लीव द गैस ऑन कॉमा डिड यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगा। सो this is all for the today's practice. Now if you are having any doubt in any of the exercise, any of the transformation or prepositions, tenses or join the sentence, you may ask me in the comment section. Thank you.